चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो उत्तर भारत में 4वीं शताब्दी में बहुत फला फूला और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर विकास के कार्य हुए थे। इस पूरे साम्राज्य ने 300 वर्षों तक शासन किया और अपने शासन प्रणाली के द्वारा इसने बहुत कार्य के रूप को बदला। इस साम्राज्य को ऐसे ही गुप्त साम्राज्य नहीं कहा गया था। यह साम्राज्य श्रीगुप्त द्वारा अखंडता के रूप में स्थापित किया गया था। इनके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद आप चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजाओं को इसमें देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से गुप्त साम्राज्य का चलन को आगे बढ़ाया और एक सुव्यवस्थित ढंग से नए राज्य का निर्माण किया था। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो शासन प्रणाली था ये बहुत ही अच्छा था। इसके शासन प्रणाली को हम लोग फाहियान के द्वारा लिखी गई किताबों से प्राप्त करते हैं, जो एक चीनी दार्शनिक था जिन्होंने कई ऐसे साक्ष्य दिए हैं और अपनी किताबों में से बातों को लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य अपने समय का स्वर्णकालीन साम्राज्य था। ये भारत के एक ऐसे इतिहास का हिस्सा था जहां भारत स्वर्ण काल में जी रहा था। देखिए गुप्त साम्राज्य की पहले हम लोग आज के वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरह यहाँ के शासक या यहाँ की शासन तंत्र प्रणाली चल रही थी। कल की वीडियो में हम लोग इसके राजाओं से जुड़े बातों को जानेंगे। तो पहले हम लोग आज के पॉइंट को कंप्लीट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह गुप्त साम्राज्य के शासन प्रणाली तंत्र चल रहे थे। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो ये शासन प्रणाली था ये बहुत ही सुव्यवस्थित था। यहाँ पर राजा को सबसे बड़ा मुखिया माना जाता था और राजा केंद्र में स्थापित रहकर अपने छोटे छोटे राजाओं को, अर्थात वैसे राजा जो इस राज्य के छोटे छोटे क्षेत्र में राज शासन चलाते थे, उनका ये मुखिया होता था। उदाहरण के लिए वर्तमान में जैसे हमारे देश में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र के अधीन रहते हैं, उसी तरह गुप्त साम्राज्य में भी यही सिस्टम था। यहाँ पर एक केंद्र शासित राजा होता था जो अन्य छोटे राजाओं पर, जिनके छोटे छोटे राज्य होते थे, उन पर शासन करता था। साथ ही साथ ये साम्राज्य जो था ये काफ़ी सुव्यवस्थित था, लेकिन यहाँ पर जितने भी राजा थे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सबका उत्तराधिकारी होता था। सब राजकुल में आते थे और अधिकतर राजा का जो उत्तराधिकारी होता था वो राजवंश से जुड़ा होता था, अर्थात राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यही सिस्टम पे पूरा साम्राज्य जो था वो चलता था। गुप्त साम्राज्य का जो मंत्रिमंडल था उसका मैन मुखिया तो राजा को बनाया गया था, किंतु राजा का जितना भी काम होता था, जो भी काम राजा करता था, वो अपने मंत्रियों के आधार पर करता था। देखिए हर क्षेत्र के लिए जैसे अभी के समय में अलग अलग मंत्री हैं, उसी तरह गुप्त साम्राज्य में भी हर क्षेत्र के अलग अलग मंत्रियों को स्थापित किया गया था। उदाहरण के लिए गृह मंत्री अलग है, सुरक्षा नीति के अलग मंत्री है, विदेश नीति के अलग मंत्री हैं। इस तरह के अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। सेनापति का भी अपना ओहदा होता था, जो गुप्त साम्राज्य के शासक के साथ मिलजुल करके अपने राज्य की सुरक्षा करता था। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो शासन प्रणाली था, यहाँ पर मंत्रियों द्वारा जो भी सुझाव राजा को दिया जाता था, वो सुझाव के बाद राजा अपना अंतिम फैसला लेता था अपने अनुसार। यहाँ राजा उन सभी मंत्रियों के फैसले को बदलने में भी सक्षम था। अर्थात हम ये जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो शासन प्रणाली था वो पहले के शासन प्रणाली से बहुत ज़्यादा अलग था। जहाँ पहले मौर्य साम्राज्य या बोल सकते हैं कुषाण वंश, कन्नौज वंश में राजा के द्वारा लिए गए फैसले को बहुत मान्यता दी जाती थी, लेकिन गुप्त साम्राज्य में ऐसा नहीं था। गुप्त साम्राज्य में मंत्रियों द्वारा जितने भी काम होते थे उन्हें सराहा कर या फिर चुनकर राजा के समक्ष रखा जाता था। यदि राजा उससे संतुष्ट होते थे तभी उस काम को आगे बढ़ाते थे और उस पर सही निर्णय लेते थे, वरना वो अपने निर्णय को भी बदलने में सक्षम होते थे। बहुत जगहों पर ये भी साक्ष्य मिले हैं कि राजा के द्वारा जो भी काम होता था उसमें नागरिकों का भी हिस्सा होता था। अर्थात जब कोई सभा बुलाई जाती थी तो नागरिकों को भी उसमें शामिल किया जाता था, ताकि नागरिक भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर बोल सकते हैं जो सोच है वो राजा के समक्ष रख सके और उसके आधार पे राजा जो है उसका सही निर्णय लेते थे। देखिए यही वो सभ्यता थी जहाँ पर पहली बार प्रशस्तियों को नियुक्त किया गया था। प्रशस्ति एक ऐसे लोग होते थे जो राजाओं के द्वारा अच्छे काम और अच्छे कार्यों का उल्लेख अपनी किताबों में करते थे। हरिसेन जैसे बहुत सारे प्रशस्ति थे जो गुप्त साम्राज्य में नियुक्त किए गए थे और उनके द्वारा ऐसे बातों को लिखा जाता था जहां से राजा के अच्छे व्यवहार और अच्छे विचारों को प्रकाशित किया जा सके। अब देखिए गुप्त साम्राज्य का जो पूरा प्रशासन था ये अलग अलग प्रांतों में बटा था। इन प्रांतों को कई स्थानों पर मुक्ति भी कहा गया है। इन प्रांतों में जितने भी
लोग को स्थापित किया जाता था या इनका जो मुखिया होता था, ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे जो शासन करने वाला व्यक्ति होता था वो राजा या सम्राट के द्वारा चुना जाता था। सम्राट अपने द्वारा नियुक्त किए गए लोगों को ये कार्यभार देते थे कि वो उस प्रांत को अच्छी देखरेख करे और वहाँ पर सही आपूर्ति को करके अपने शासन व्यवस्था को सही रखे। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान समय में हमारे भी देश में जिस तरह से हर राज्य का अपना अपना कमिश्नर होता है, अपना अपना एक डीएम होता है जो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो उसकी देखरेख करता है कि उस क्षेत्र में या उस जिले में कोई दिक्कत ना हो रहा हो। उसको देखते हुए राजा ने भी अलग अलग प्रांतों के लिए अपने व्यक्तियों को या बोल सकते हैं अपने अनुयायियों या अपने प्रशंसकों को नियुक्त किया था जो राजवंश से जुड़े होते थे। ये राजवंश अपने से नीचे स्तर के जिला स्तरीय व्यक्तियों को नियुक्त करते थे। ये जिला स्तर व्यक्तियों को बहुत जगह पर परिश्रमक भी कहा गया है। ये परिश्रमक के क्या करते थे, ये जिलों में जो छोटे छोटे ज़िले होते थे, जिस तरह हमारे क्षेत्र के ज़िले होते हैं उसी तरह वहाँ के जो ज़िले होते थे उन ज़िलों में अपने शासन व्यवस्था को चलाते थे। इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये ज़िले के जो परिश्रमक होते थे ये वहाँ के लोकल व्यक्तियों या बोल सकते हैं वहाँ के लोगों से मदद लेते थे और साथ ही साथ सुरक्षा बल, सुरक्षा नीति और राजा के द्वारा स्थापित किए गए लोगों की भी सहायता इसमें बहुत अधिक मात्रा में ली जाती थी। हम यह कह सकते हैं कि इस समय जो राजा का शासन था वो गांव तक भी फैला था, अर्थात गांवों का जो पुराना प्रचलन था जहां पर मुखिया पंचायत के नियम थे वो भी राजा के अधीन आते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि गांव, शहर, नगर और राज्य तंत्र ये सभी राजा के अधीन थे जो एक तरह से क्रमिक थे, मतलब क्रम के हिसाब से उन्हें लगाया गया था। वर्तमान समय में जिस तरह हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे ग्राम सेवक ये सभी मिले हुए हैं, एक दूसरे के बोल सकते हैं क्रम रूप से काम करते हैं, उसी तरह राजतंत्र में भी वहाँ ये सब स्थापित था। लेकिन इसका पूरा शासन तंत्र जो था वो राजा के द्वारा किया जाता था, ना कि जनता के द्वारा। देखिए अब हम लोग इसका अगला पॉइंट में जाते हैं। देखिए इस शासन तंत्र में स्त्रियों का जो भूमिका था वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इसमें मतभेद है, क्योंकि इसी समय या आप बोल सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य से ही बाल विवाह जो महिलाओं का होता था वो शुरू हुआ था। ये प्रचलन बहुत ही क्रूर था। उस समय का एक बोल सकते हैं कि ऐसा प्रचलन था जब महिलाओं को छोटे उम्र में विवाह करवा दिया जाता था, चाहे वहाँ पुरुष बड़ा उम्र का हो या मध्यम उम्र का हो। साथ ही साथ इस साम्राज्य में महिलाओं के साथ तुष्टीकरण होता था। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि विधवा महिलाओं को किसी भी तरह की पूजा और परंपराओं में या किसी भी तरह के उत्सव में जाना मना था। वे अपना अलग जीवन अपने अलग घर में रह के करते थे। उन्हें अन्य जगहों पर घूमने की पाबंदी थी और वे किसी भी त्यौहार में हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, कई जगह पे ये भी साक्ष्य मिले हैं जहाँ फाहियान ये कहते हैं कि जो ऊंचे दर्जे की रानियाँ होती थी, अर्थात जो राजवंश की लड़कियाँ होती थी, उन्हें बहुत कुछ अधिकार दिया गया था। जैसे वो घुड़सवारी कर सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, अगर उनका वो विधवा होते तो पुनर्विवाह का उनके पास अधिकार होता था। साथ ही साथ वे कम उम्र के जगह अपने से अधिक उम्र, मतलब या कि आप बोल सकते हैं कि वे कम उम्र में विवाह करने में सक्षम अगर नहीं है तो बाद में वो विवाह कर सकते थे। ये सिर्फ वहाँ की रानियों और राजकुमारियों को अधिकार दिया गया था। तो इस तरह से वहाँ पर स्त्रियों का जो प्रचलन था वो बहुत ही अलग था। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो वर्ण व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों का जो कुल था ये सबसे ऊपर था। और उसी प्रकार से जिस तरह पुराने काल में हमारे भारत में वर्ण व्यवस्थाओं को लागू किया गया था, अर्थात शुरू में ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र की जो वर्ग बटे थे, उसी तरह की प्रणाली को गुप्त साम्राज्य में भी लागू किया गया था। यहाँ ब्राह्मणों को पुरोहित कहा जाता था और ब्राह्मणों को एक ऊंचा दर्जा या बोल सकते हैं कि ईश्वर का भजक कहा जाता था। कई जगहों पर इन्हें भजक के नाम से भी कहा गया है, ताकि वे व्यक्ति जो ईश्वर का भजन करते थे और ईश्वर के लिए जीते थे उन्हें भजक कहा जाता था। देखिए फाहियान द्वारा लिखी किताब में इस बात का भी उल्लेख है कि ब्राह्मणों को 5 कमरे बनाने का अधिकार दिया गया था, जबकि क्षत्रियों को 4 कमरे बनाने का अधिकार दिया गया था और वैश्यों को 3 कमरे और शूद्र को 2 कमरे बनाने का अधिकार दिया गया था। ये सभी अलग अलग समुदाय और अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ मिलकर नहीं रहता था। जहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो
गुप्त साम्राज्य के सबसे ऊपरी क्षेत्र में रहते थे और शूद्रों को शहरों से बाहर रखा जाता था। देखिए, गुप्त साम्राज्य में आप न्याय की व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से मान सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। यहाँ पर लोगों को अगर किसी प्रकार का दंड दिया जाता था तो वो सिर्फ राजा के अधीन होता था, लेकिन उसमें भी मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में जो दंडनीय अपराध था वो उतना ज़्यादा क्रूर नहीं था। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए भी दंड की प्रथा थी। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र कोई गलत काम करता है या कोई ऐसा काम करता है जो राज विरोधी हो, तो उसके लिए उन्हें अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती थी। देखिए, ब्राह्मण वर्ग यदि कोई गलत काम करते थे तो उन्हें तुला परीक्षा पास करना पड़ता था, अर्थात उन्हें तुला की परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण करना पड़ता था। उसी तरह यदि क्षत्रिय कोई गलत काम करते थे उन्हें भगरी नामक दंड दिया जाता था। यदि वैश्य कोई गलत काम करते थे तो उन्हें जल परीक्षा में पास करना पड़ता था, अर्थात उन्हें जल की परीक्षा देनी पड़ती थी। जबकि शूद्र यदि कोई गलत काम करना पड़ता था तो उन्हें विष की दंड अपराध दिया जाता था। इस तरह से गुप्त साम्राज्य में जितने भी बोल सकते हैं न्याय का संबंध था ये राजा के अधीन था। इसमें बहुत सारे सेनापति भी हिस्सा लेते थे और मिलजुल कर उनका फैसला करते थे। गुप्त साम्राज्य में व्यापार भी बहुत फूला फला था, जहाँ एक और कृषि में आप चावल, गेहूं सबका उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता था। ये अनाज तो थे ही, साथ ही साथ इनके साथ तिलहन और दलहन का भी बहुत फसल उगाया जाता था। इसलिए गुप्त साम्राज्य का जो अधिकतर शासनकाल है वो गंगा और यमुना नदी के किनारे देखा जाता है। यहाँ का व्यापार भी इन दोनों नदियों के द्वारा होता था, जहाँ से विदेश से भी बहुत सारे लोग व्यापार करने आते थे। गुप्त साम्राज्य का दूसरा क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन था ये भी काफ़ी प्रकाष्ठ पे और काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यही वो साम्राज्य था जहाँ लोहे के औजार और साथ ही साथ जलपोत का निर्माण होता था। विदेशों से यहाँ पर ऐसे लोग आते थे जो इन व्यापार को बहुत भारी मात्रा में करते थे। बड़े बड़े लोहे के जलपोत बनाए जाते थे और लोहे के बने औजारों के साथ साथ ऐसी कई तरह के व्यापार होते थे, मसालों के, कपड़ों के और बोल सकते हैं आप ऐसे चीज़ों के जिनसे विदेशी लोग यहाँ आकर्षित होते थे। गुप्त साम्राज्य का जो ये पूरा कार्यविधि था ये राजा के अधीन होता था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो कुषाण के काल में कुछ शहर बसाए गए थे वहाँ पर व्यापार कुछ घट रहे थे। वहाँ पर विदेशी व्यापार जो थे वो लगातार घटते जा रहे थे, क्योंकि कुषाण काल के क्षेत्र में जितने भी राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे और गुप्त साम्राज्य इसमें मध्यस्थता करवाने का प्रयास करती थी, लेकिन वो पूरी तरह तैयार नहीं होते थे, जिस कारण वहाँ पर विदेशी व्यापार जो था एक समय घटना शुरू हो गया था। और इसी कारण जितना भी व्यापार देखा गया है गुप्त साम्राज्य में वो सभी राजा के अधीन और लोकल राज्यों के साथ हुआ है, अर्थात मतलब छोटे बड़े राज्यों ने मिलकर अपने साथ एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू किया था। देखिए, गुप्त साम्राज्य में जो दास प्रथा थी ये बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि इस समय दासियों को अभी भी न्यूनतम स्तर में रखा जाता था और राजा के साथ साथ वहाँ के कई उच्च अधिकारी भी अपने साथ दासियाँ रखते थे। इससे यह पता चलता है कि उस समय दास प्रथा बहुत प्रभावी था, लेकिन क्रूर नहीं था, क्योंकि जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि दासियों को उनके अनुरूप काम करवाया जाता था, उन्हें बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाती थी और उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। जैसे कई दासियों को कई उपहारों और कई तरह के खुशहाली वाले मौके पर ज़मीनें दान दी जाती थी, उन्हें जेवरात मिलते थे, जिससे दासी भी अपने राजा और अपने राजवंशियों के साथ अच्छे से और सुव्यवस्थित रूप से रह सके। गुप्त साम्राज्य में जहां प्रजा और राजा के बीच अच्छे संबंध थे वहां पुरोहितों को भी बहुत सम्मान मिलता था। इसीलिए कई बार बड़े बड़े व्यापारी या कई बार बड़े बड़े लोग जो गुप्त साम्राज्य में आते थे या राजा के द्वारा शासन करते थे वे अपने आर्थिक मतदान या बोल सकते हैं आर्थिक दान भी करते थे राजा को। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने बड़े राजा या केंद्र राजा को बहुत भारी मात्रा में जेवरात और सोने के सिक्के दिए थे। देखिए, गुप्त साम्राज्य में भी सोने के सिक्के का विकास हुआ था और यहाँ के लोग जो थे वो दान पुण्य में भी बहुत आगे थे, अर्थात एक राजा दूसरे राजा से ज़्यादा दान करने में सक्षम होता था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि गुप्त साम्राज्य किस तरह से फला फूला और बढ़ा। कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह गुप्त साम्राज्य में किस किस राजाओं ने क्या क्या कार्य किए थे और किस तरह श्री गुप्त के द्वारा बसाए गए इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम अन्य राजाओं ने किया था। आशा करते हैं गुप्त साम्राज्य से जुड़े इन सभी बातों को, इसकी साम्राज्य नीति को आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।